नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी रुचि सोया के 4300 करोड़ रुपए के एफपीओ पर एक मिस्ट्री मैसेज और उससे उपजे विवाद की और इस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी के अभूतपूर्व फैसले की। साथ ही बताएंगे पड़ोसी देश श्रीलंका को आर्थिक दहन से बचाने के लिए भारत ने क्या पेशकश की है और ये भी कि वहां आर्थिक हालात इस हद तक क्यों गिर गए कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाने के लिए मारामारी हो रही है। भीड़ को संभालने के लिए आर्मी बुलानी पड़ रही है। कभी पर्यटकों की चहलकदमी से खिलखिलाते देश में ऐसा क्या हो गया कि परीक्षा के पेपर तक छापने के लिए कागज और स्याही के पैसे नहीं हैं और इस वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट शरद कोहली। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाए जाने के बाद सरकार भी इसे लेकर चुस्त हो गई है। देश के 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों की छानबीन में करीब 81 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजों से टैक्स और ब्याज मिलाकर 95.86 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की है। गौरतलब है कि क्रिप्टो एसेट से कमाई पर 30% इनकम टैक्स लगने के बाद सरकार ने नियमों में और संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि एक क्रिप्टो एसेट में हुआ लॉस दूसरे क्रिप्टो एसेट में हुई गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सरकार अब बैंकों से भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मांगने जा रही है। ट्रेड यूनियंस के 2 दिन के भारत बंद के बीच मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बैंकिंग सेवाएं जो हैं प्रभावित हुई। हालांकि निजी बैंक हड़ताल में शामिल नहीं, लेकिन उनकी एटीएम सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। दूसरी ओर एसबीआई, पीएनबी और अन्य सरकारी बैंकों की कई शाखाओं में काम जारी होने का दावा भी किया गया है। बैंकों में कल और परसों यानी 30 और 31 मार्च को ईयर एंड क्लोजर डेज होने से आम कामकाज प्रभावित रहेगा। तेल कंपनियों की तरफ से मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम 32 पैसे तो डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 99.41 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 90.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। योग और आयुर्वेद के नए नए नुस्खों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बाबा रामदेव की कंपनी एक नए विवाद में घिर गई है। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ सोमवार 28 मार्च को बंद हुआ था। पहले 2 दिन तो ये सिर्फ 24% सब्सक्राइब हुआ, लेकिन आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन 360% पहुंच गया। लेकिन इस चमत्कार के पीछे असल में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को एक हैरान करने वाला फरमान जारी करना पड़ा। सेबी ने कहा कि इस एफपीओ में पैसा लगा चुके जो निवेशक इससे बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें बिड वापस लेने के लिए 2 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी निवेशक 30 मार्च तक पैसा वापस ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सेबी ने ये अनूठा कदम क्यों उठाया। इससे तो इस एफपीओ से 4300 करोड़ रुपए उगाहने की पतंजलि समूह की मुहिम को बड़ा झटका लग सकता है। तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई के पीछे एक वायरल मैसेज वजह बताया जा रहा है। कथित तौर पर पतंजलि समूह की ओर से अपने सदस्यों को भेजे गए मैसेज में इस एफपीओ में निवेश करने की अपील की गई थी। सेबी नियमों के मुताबिक आईपीओ या एफपीओ के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई भी अपील नहीं की जा सकती। मार्केट रेगुलेटर ने इस मैसेज को भ्रामक बताते हुए कार्रवाई की, लेकिन दूसरी ओर पतंजलि समूह का दावा है कि यह मैसेज उसकी ओर से भेजा ही नहीं गया। सबसे पहले देखते हैं कि 24 मार्च को एफपीओ खुलने के बाद सर्कुलेट हुए इस मैसेज में क्या कहा गया था। इसमें लिखा है, पतंजलि परिवार के सभी प्यारे सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर। पतंजलि समूह में निवेश का एक बढ़िया मौका। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खुदरा निवेशकों के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ खोला है। यह 28 मार्च को बंद हो रहा है। यह 615 से 650 रुपए के प्राइस बैंड में उपलब्ध है। इस प्राइस पर निवेशकों को 30% डिस्काउंट मिल रहा है। आप इस शेयर के लिए अपने डीमैट अकाउंट के साथ बैंक, ब्रोकर, एएसबीए, यूपीआई के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस मैसेज के आने के बाद सेबी ने सख्त रुख अपनाया। अपनी तरह के पहले फैसले में उसने जहां निवेशकों को बिड वापस लेने के लिए 2 दिन अतिरिक्त दे दिए, वैसे आमतौर पर कोई निवेशक आईपीओ या एफपीओ बंद हो जाने के बाद पैसा सीधे वापस नहीं ले सकता, यानी मार्केट खुलने पर अपना शेयर बेचकर ही कोई बाहर आ सकता है। सेबी ने रुचि सोया को यह निर्देश भी दिया कि वह अखबारों में एक विज्ञापन निकालकर इस मैसेज के बारे में लोगों को सूचित करें और इसके स्रोत का पता लगाएं। सेबी की ओर से बताया गया कि सोमवार को एक मीटिंग हुई जिसमें रुचि सोया एफपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
ये मैसेज सरसरी नजर में भ्रामक लग रहा है और ये सेबी डीसीडीआर रेगुलेशंस 2018 का उल्लंघन है। रुचि सोया ने मंगलवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सफाई दी कि कंपनी का इस मैसेज से कोई लेना देना नहीं है और इसके स्रोत का पता लगाने के लिए कंपनी ने हरिद्वार में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। कंपनी ने कहा कि ये मैसेज उसकी ओर से जारी नहीं हुए, ना ही कंपनी के किसी डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनी ने इसे जारी किया है। इस पूरे मामले पर हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्लिक इशू, जिसको एफपीए कहते हैं, ये आईपीओ से थोड़ा फर्क होता है, तो वो निकाला गया पब्लिक के लिए। उसमें आपको हमारे श्रोता, दर्शक, फॉलोअर्स जानते होंगे कि इसमें एक प्राइस रेंज होता है जिसके अंतर्गत आपको सब्सक्राइब करना होता है। और ये भी था कि ये जो एफपीओ निकाला गया था मार्केट प्राइस से करीब करीब 30% कम था, क्योंकि मार्केट प्राइस 800 से ऊपर चल रही थी। ये जो एफपीओ निकाला गया था 600 620 की प्राइस रेंज का निकाला गया था। उसमें बिड लगाई जाती है और जिसकी बिड ज्यादा होती है पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, वगैरह वगैरह। वो खैर वो एक एफपीओ की आईपीओ की प्रक्रिया है जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत सेबी से अप्रूवल मिलके निकाली जाती है। हुआ क्या कि पिछले चंद दिनों में ये देखा गया कि एक एसएमएस के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए निकला, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, ये 30% डिस्काउंट पे है। कुल मिला के उस एसएमएस और व्हाट्सएप का तथ्य ये था कि एक तरह से निवेशकों को पुल करने की, अपनी तरफ निवेशकों को खींचने की इंडिविजुअली एक मंशा जताई जा रही थी, जिसके कारण सेबी को ये महसूस हुआ, क्योंकि सेबी के जो रूल्स हैं एफपीओ के और आईपीओ के, वो ये कहते हैं कि आपको एक दफे प्रोस्पेक्टस निकल गया तो आप अखबार में नोटिफिकेशन दे सकते हैं अपने आईपीओ का। आपने देखा होगा अखबारों में आईपीओ के, एफपीओ के नोटिफिकेशंस आते हैं। कुछ जो बिजनेस के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें टीवी चैनल्स हैं, बिजनेस के पोर्टल्स हैं, वहां पर इस पर डिस्कशन होता रहता है। पर कहीं भी आप एक एफपीओ या आईपीओ को इस तरीके से नहीं बेच सकते कि आप निवेशकों को स्पेसिफिकली ये बोलें कि आइए इसमें निवेश करिए, या उसका है कि आप विज्ञापन बना दें, एक एडवर्टाइजमेंट बना दें, इंडिविजुअली लोगों को कांटेक्ट करें कि आप, या लोगों को ल्योर करें कि आप इसमें आइए। ये सेबी की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो जैसे ही ये व्हाट्सएप और एसएमएस निकला कि आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको मौका है पतंजलि ग्रुप में हिस्सेदार बनने का, वगैरह वगैरह, जो भी उसमें लिखा था, हम उसको हम और ज्यादा बोल के प्रचार हम उसका नहीं करना चाहते, उसकी डिटेल्स को। ये सेबी की गाइडलाइंस और सेबी के जैसे ही नोटिस में ये आया तो सेबी ने इस पे आपत्ति जताई। और क्योंकि एफपीओ निकला हुआ था तो सेबी के पास नॉर्मली ये होता है कि जब कोई ऐसी चीज होती है तो उसको आईपीओ या एफपीओ को रोक दिया जाता है, पर क्योंकि एफपीओ ऑलरेडी चल रहा था तो एक तरह से सेबी ने, आप कह सकते हैं कि फटकार ये लगाई कि आपने ये जो किया ये ठीक नहीं किया। ये तरीका नहीं है कि आप इंडिविजुअली एसएमएस भेजें या आप व्हाट्सएप भेजें लोगों को और लोगों को ये 30% डिस्काउंट का मिल रहा है। भले ही आपने भेजा या किसी ने भेजा, ये कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे किसी एसएमएस और व्हाट्सएप पे तुरंत रोक लगाए, क्योंकि बिना कंपनी की मर्जी के कोई कंपनी का प्रचार या कोई कंपनी के लिए विज्ञापन या उसके एफपीओ के लिए विज्ञापन बिना कंपनी की मर्जी के करना बहुत मुश्किल, ये बात हजम होती है। तो फटकार लगाई गई। अब फटकार के बदले में जो सेबी ने एक तरह से, आप पनिशमेंट कह लीजिए या एक तरह से उनपे जो जुर्माना किया, वो यही किया कि ठीक है साहब, आपने अब जो हो गया सो हो गया। जितने लोगों को आपने ल्योर किया, जितने लोगों को आपने खींचा इस एफपीओ की तरफ, इस व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, वो जो हो गया सो हो गया। पर अब आपको ये करना पड़ेगा, जो कि अमूमन नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप आईपीओ या एफपीओ में लगाते हैं तो एक दफे आप बिड लगा देते हैं तो उसको आप बिड को वापस नहीं ले सकते हैं। मतलब आपके नाम अलॉट हो गया तो आपको फिर वो शेयर सब्सक्राइब करना होता है, जब बिड लगाई जाती है। पर इसमें सेबी ने कहा कि क्योंकि इसमें ये घटना घटी है, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए लोगों तक इंडिविजुअली पहुंचा गया है, तो अब हम लोगों को ये ऑप्शन देते हैं कि वो 30 मार्च तक अपने बिड को वापस ले सकते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो सेबी की मंशा ये है कि जिन लोगों ने इस एसएमएस, इस व्हाट्सएप के बहकावे में आके, या ऐसे कहें कि इस व्हाट्सएप और एसएमएस को पढ़ के सब्सक्राइब किया है, तो उन लोगों, बिना रिसर्च करें, नॉर्मली जब आप आईपीओ एफपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिसर्च करते हैं, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, इसके प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, ये प्रोजेक्ट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कितना रहेगा, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है,
हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं, वगैरह वगैरह। एक रिसर्च जनरली आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर, या कोई आपको एक्सपर्ट बताता है, तब आप आईपीओ या एफपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अब केवल एक व्हाट्सएप और एक एसएमएस के जरिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेबी को यह लगा कि अब हमें निवेशकों को ये दरवाजा खुला छोड़ना चाहिए। अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो वो वापस जा सकते हैं। तो 30 मार्च तक सभी निवेशकों को ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपने बिड को वापस ले सकते हैं। तो ऐसा अमूमन देखने में नहीं आता है। आईपीओ बहुत, मुझे नहीं याद ऐसा पिछले कौन सा आईपीओ या एफपीओ था जिसमें ऐसा हुआ कि लोगों को ये ऑप्शन दी गई कि आप चाहें तो इसमें से वापस आते हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए, बाबा रामदेव का बहुत अच्छा नाम है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग की दुनिया में जो अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूँ वो सराहनीय है। और पतंजलि अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। फिर उन्होंने रुचि सोया को खरीदा कुछ टाइम पहले, अपने में मर्ज किया। तो और कल्याण के कार्यों में उनका धन लगता है। जो भी है प्रॉफिट किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं जाता है, बल्कि धर्मार्थ के काम के लिए, रिसर्च के लिए, आयुर्वेद के विकास के लिए यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं, स्कूल खोला जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ समाज के लिए काम हो रहा है। परंतु एक बहुत थिन लाइन है जहां पर शेयर मार्केट, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये जो 3-4 चीजें हैं, ये कानून के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है। और मैं समझता हूं योग या किसी बीमारी का इलाज करना, या किसी को कोई सलाह देना उसकी बीमारी के बारे में, उसको कोई औषधि बता देना, यहां पर आप थोड़ा सा इमोशनल होकर बता सकते हैं कि भाई आपको मान लीजिए कोई रोग है, आप ये खाइए, ये योगा करिए, जरूर ठीक हो जाएंगे, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। मैं समझता हूं वो एक अलग मुद्दा है। और जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जहां कानून है, जहां नियम बने हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लग रहा है कोई गलत मंशा से शायद एसएमएस या व्हाट्सएप ना निकाला गया हो, पर वो जो थिन लाइन होती है, एक बहुत पतली सी रेखा है जिसको आप पार कर जाते हैं और वो नियम का उल्लंघन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है। और हालांकि ये मंशा नहीं होगी, जो भी आईपीओ एफपीओ आता है, देखिए मैं आपको हकीकत बताता हूं कि आईपीओ एफपीओ जब भी कोई मार्केट में आता है, तो जो भी प्रोमोटर्स होते हैं उसके, उनकी ये मंशा रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और इसी वजह से कई कई आईपीओ एफपीओ 1 से ज्यादा गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं टेलीविजन चैनल्स पर, बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल चैनल्स पर, अखबारों में उसके ऐड दिए जाते हैं। पर वो ऐड ऐसा नहीं होता जैसा आपको ऐड एक नॉर्मल दिखता है कि आइए साहब ये च्यवनप्राश खरीदिए, आइए साहब ये टूथपेस्ट खरीदिए, आइए साहब ये साबुन खरीदिए, या विम पाउडर खरीदिए, या वॉशिंग पाउडर खरीदिए। ये ऐसा ऐड नहीं होता, ये एक नोटिफिकेशन फॉर्म में होता है। तो कहीं विज्ञापन की और नोटिफिकेशन की, मुझे लग रहा है थिन लाइन कहीं पर वायलेट हो गई, जिसकी वजह से सेबी ने ये डायरेक्टिव दिया है। तो मुझे लग रहा है जो निवेशक रुचि सोया में जिन्होंने एफपीओ में सब्सक्राइब किया है, उनको मेरी यही सलाह है, एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, कि अगर आपको लगता है कि आपने बिना रिसर्च किए, बिना ये जाने कि रुचि सोया का में हमारा लगाया हुआ पैसा आगे कैसा रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बिना सोचे समझे किया है, तो आप वापस ले सकते हैं। और अगर आपने पूरी रिसर्च करके किया है और फिर भी आपने इस व्हाट्सएप या एसएमएस को पढ़ा है, तो आप बने भी रह सकते हैं। एक खिड़की खोल दी है सेबी ने कि भाई जो लोग इसमें से निकलना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें से बाहर आ सकते हैं, अपने बिड को वापस ले सकते हैं, जो कि अमूमन ऑप्शन नहीं दी जाती है किसी और आईपीओ और एफपीओ। गौरतलब है कि रुचि सोया में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की 98.9% हिस्सेदारी है। कंपनी इस एफपीओ के जरिए शेयर बाजार से करीब 4300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। इस एफपीओ को लेकर सेबी की कार्रवाई नई नहीं है। अक्टूबर में बाबा रामदेव ने एक योग सेशन के दौरान लोगों से यह अपील कर डाली थी कि अगर वे करोड़पति बनना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट खुलवा लें और रुचि सोया के एफपीओ में निवेश करें। बाबा के इस बयान पर सेबी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर नई कंपनी लाती है जो पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होती, जबकि एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक लिस्टेड कंपनी लाती है। इसका मकसद कारोबार में विस्तार के लिए पैसा जुटाना होता है। अब लौटते हैं दूसरे मसले पर। पड़ोसी देश श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि यह समस्या कोविड और दुनिया भर में लॉकडाउन के साथ ही शुरू हो गई थी और उसकी गिरती माली हालत को लेकर दुनिया भर में चर्चा भी होती रही है। लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं
कि सरकार आम आदमी की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में लाचार दिख रही है। देश में भोजन, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, दवाइयों की इस कदर किल्लत हो गई है कि इनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी दुकानों और पेट्रोल पंपों पर भीड़ काबू करने के लिए पुलिस और आर्मी तक बुलाई जा रही है। वहां महंगाई दर कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। श्रीलंका को इस हालात से उबारने के लिए भारत ने करीब $1.5 अरब के आर्थिक मदद की पेशकश की है। इसके तहत क्रेडिट लाइंस भी शामिल हैं जिनसे श्रीलंका तेल, गैस और जरूरी खाद्य चीजें खरीद सकता है। भारत ने श्रीलंका स्थित इंडियन ऑयल की इकाई के जरिए वहां तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया है। श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अलावा कई नेताओं से मुलाकात की और भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के चलते जरूरी सामान की किल्लत और महंगाई के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि केरोसिन और पेट्रोल के लिए कतार में खड़े खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इस आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह पर्यटन घटने से देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी किल्लत रही है। श्रीलंका ज्यादातर जरूरी चीजों के लिए अपने आयात पर निर्भर है। पेट्रोलियम, खाद्य चीजें, कागज, चीनी, दाल, दवाएं तक श्रीलंका इंपोर्ट करता है। स्थानीय मुद्रा की वैल्यू घटकर आधी हो गई है। अब हालात ऐसे हैं कि पहले ही कई गुना महंगे हो चुके ईंधन और रसोई गैस के दामों में प्रति सिलेंडर 1-1 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। वहां के आर्थिक हालात और भारत की पेशकश पर देखिए एक्सपर्ट ने क्या कुछ बताया। भारत ने श्रीलंका का पड़ोसी होने का पूरा दायित्व निभाया है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीलंका हमारे बहुत पड़ोसियों से ज्यादातर अच्छे रिलेशन है। हम पाकिस्तान को छोड़ दें, कुछ हद तक हम चीन को छोड़ दें, तो हमारे भारत की कभी भी ये मंशा नहीं रहती कि पड़ोसियों को, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसमें नेबरहुड फर्स्ट आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी नेबरहुड फर्स्ट का नारा रखा है। तो आज श्रीलंका जब बहुत बड़े आर्थिक संकट में है, तो मुझे लग रहा है एक पड़ोसी होने के नाते, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने अपनी क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करी। अब ये क्रेडिट लाइन $1.5 बिलियन की है। $1 बिलियन करीब 7,600 करोड़ रुपए होते हैं अगर हम आज के रुपए की प्राइस ले, और 1.5 बिलियन करें आप तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की ये हो जाती है। और मुझे लग रहा है इस टाइम श्रीलंका की आर्थिक हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम इसको सरल भाषा में, ललन टॉप के जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं कि किसी देश पर जब आर्थिक संकट आता है तो उसका क्या अर्थ होता है, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको कैसे समझें ये आर्थिक संकट को, क्योंकि आर्थिक संकट हम अक्सर सुनते रहते हैं और इसका जिक्र भी करते रहते हैं किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य में। तो आप देखिए तो इस समय कुछ एक पैमाने ऐसे हैं जो आसान भाषा में आपको बताएगा कि क्या हुआ। जो श्रीलंका का रुपया है उसकी वैल्यू 45% गिर चुकी है। आप अगर भारत का रुपया जब हम डॉलर से कंपेयर करते हैं तो किसी दिन 50 पैसे, 1 रुपए भी अगर उसमें चेंज आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी आर्थिक खबर बन जाती है कि आज बहुत बड़ा रुपए में गिरावट आई या रुपए चढ़ गया। तो सोचिए आप 45% अगर किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले गिर जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए। पहला ये हुआ। दूसरा, महंगाई वहां पर इस कदर बढ़ने लगे। इस समय जो वहां पर कुल इन्फ्लेशन है वो 17.5% से भी ज्यादा है। खाली आप फूड इन्फ्लेशन ले, खाद्य पदार्थों का जो इन्फ्लेशन है, जहां की सबसे ज्यादा मार पड़ती है, क्योंकि खाना पीना तो हर व्यक्ति को चाहिए, हर परिवार को चाहिए। फूड इन्फ्लेशन अपने आप में खाली 25% से ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप सामान लेने कहीं से, मान लीजिए ब्रेड लेने जाते हैं और वो ब्रेड आपको मान लीजिए 100 रुपए की है, उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, तो आपको वो साल बाद 125 की मिलेगी। और वो जितनी बार आप लेने जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है कि हर बार आपको एक नया रेट ऊपर की तरफ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है किसी भी देश के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है अगर इस रफ्तार से, और 16 दफे IMF ने, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जिससे देश बोरोइंग्स लेते रहते हैं, जो देश संकट में होते हैं, जिनको उधार चाहिए होता है, IMF और वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं। 16 बार श्रीलंका को IMF जो है बेल आउट कर चुका है। बेल आउट का मतलब होता है जब आप डिफॉल्ट करने लगते हैं और आप मदद मांगते हैं कि बचाइए, एक तरह से फाइनेंशियल SOS होता है, और आपको IMF कुछ ना कुछ और सहायता देके आपको बेल आउट कर लेता है। 16 दफे ये हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद श्रीलंका दूसरी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा बार बेल आउट मिल गया है।
और आप उस देश की अगर पूरी डेट की बात करें, मतलब पूरा का पूरा जो उस देश पे उधार है, जो डेट जिसको लोन हम कहते हैं, 45 बिलियन डॉलर का श्रीलंका के ऊपर इस समय उधार है। और मैं समझता हूं अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हालात बन गए एकदम, ऐसा हुआ क्या कि श्रीलंका इस कगार पे आ गया कि आज वहां फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई। और अगर आम आदमी की हम बात करें तो आप अगर वहां के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए कि वहां ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। पेट्रोल डीजल उनके पास आयात करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। उदाहरण के लिए तो भारत के पास इस समय 620 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, हमारा रशिया के बराबर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो उससे हमें जो भी आयात करना है हम कर सकते हैं। अगर आज पेट्रोल की हम 85% हमारी जरूरतें विदेश पर निर्भर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आयात कर रहे हैं। पर मानिए आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1-2 बिलियन डॉलर रह जाए, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अलग अलग खबरें आ रही है, कहीं से पता लगा कि कुल 800 मिलियन रह गया है, कहीं से ये पता लगा कि कुल 2.5 बिलियन डॉलर रह गया है। तो श्रीलंका के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो वहां पर पेट्रोल और डीजल की दिक्कत शुरू हो गई। पेट्रोल और पेट्रोल पंप्स के बाहर, फ्यूल स्टेशन के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई, वहां पर मार पिटाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से आर्मी वहां पर डिप्लॉय करनी पड़ी। तो आप सोचिए कि पेट्रोल लेने के लिए एक पेट्रोल पंप को आर्मी के पर्सनल गाइड सिक्योर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह परिस्थिति होगी। अब हम बात जो करने लगे थे कि ये हालात बने कैसे, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया। कोविड की वजह से जो परिस्थिति बनी, पूरे विश्व पर बनी, हर देश पर बनी, पर किसी किसी देश ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। मैं यहाँ कोई राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम समझें कि जब आपके पास कोरोना की दिक्कत आई और कोरोना की वजह से बेरोजगारी, लॉकडाउन, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र जब रुक गया, तो बहुत सारे देशों ने, आपको सबसे जो ज्वलंत इसका एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉलर छापे, और डॉलर छापे, बहुत कम लोग जानते हैं कि 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी में डाला गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब कोविड तो चला गया है, लगभग लगभग चला गया है। अगर हम चीन में जो दोबारा केसेस आ रहे हैं उसको छोड़ दें तो बाकी के अमेरिका, यूरोप, भारत से इस समय कोविड ना के बराबर है। उससे वहां पर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब आप पैसे नोट छापते जाएंगे तो ज्यादा पैसा थोड़े से सामान को चेस कर रहा होता है। यही कुछ श्रीलंका से गलती हुई। श्रीलंका ने उस समय कोविड के समय धड़ाधड़ श्रीलंकन रुपीस की प्रिंटिंग करी। वो प्रिंटिंग करते करते हालत ये हो गई। और जब आप नोट प्रिंट करते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था को बहुत ही चतुर ढंग से चलाना होता है, बहुत स्मार्टली चलाना होता है, क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है तो आपकी अर्थव्यवस्था को हाइपर इन्फ्लेशन होने का खतरा होता है, जिसको हम कहते हैं ऐसी इन्फ्लेशन जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, इतनी महंगाई जिसपे कि आपकी रोकथाम ही ना हो सके। यही कुछ श्रीलंका में हो रहा है। और इसके कारण श्रीलंकन जो जन है, जो श्रीलंका के लोग हैं, वहां पर हाहाकार की परिस्थिति बन गई है। तो ऐसे में भारत ने अपना हेल्पिंग हैंड श्रीलंका को दिया कि हमसे जो बन पाएगा हम क्रेडिट लाइन देंगे। इस समय श्रीलंका के लिए एक एक डॉलर बहुमूल्य हो गया है। और दो कारण मैं मानता हूं इस परिस्थिति के, इस प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के अलावा, जो वहां की सरकार है, राजपक्षा सरकार वहां पर चला रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजपक्षा सरकार में करीब करीब 75% जो फाइनेंसेस हैं वो राजपक्षा साहब के खुद के या उनके रिश्तेदार इस समय कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा वित्तीय मिसमैनेजमेंट का भी जिक्र इसमें आया है कि हो सकता है कहीं पर इन फाइनेंसेस को मैनेज करने में शायद पूरी तरह से परिपूर्णता, पूरी तरह से सुदृढ़ता ना बरती गई हो, जिसके कारण आज ये परिस्थिति श्रीलंका में जाकर खड़ी हो गई है। तो मुझे लग रहा है ये कारण है। और तीसरा एक और मैं कारण मानता हूं जो कि पक्की तरह से होगा, जो कि चीन ने उसको डेट ट्रैप में फंसा दिया। हमने देखा चीन की पॉलिसी पिछले एक दशक में खासकर ऐसी रही है कि वो छोटे छोटे देशों में जाकर वहां पर अपना अपना जो पैसा उन्होंने, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत जो पीछे 30 साल में हुई, उसका फायदा उठाकर उन्होंने देशों को लोन के माध्यम से खरीदने की कोशिश करी है। इसमें अफ्रीका के बहुत सारे देश आते हैं, श्रीलंका भी उसी कैटेगरी में आता है। चीन ने वहां जाकर उधार दिया, उधार देके डेट ट्रैप होता है, मतलब आप एक लोन के चक्र में
फंसा देते हैं एक देश को, और उसको लोन वापस करने के लिए और लोन लेना पड़ता है। फिर जब वापस करने की तारीख आती है, पैसा नहीं होता, और लोन लेना पड़ता है। तो चीन ने क्या किया, किसी देश में जाके उसका एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिया, किसी देश में जाके एक आइलैंड गिरवी रखवा दिया, किसी देश का कोई पोर्ट गिरवी रखवा दिया, और ये साथ में कह दिया कि अगर आप लोन वापस नहीं दे पाए तो आज से इस एयरपोर्ट पे, इस पोर्ट पे, इस आइलैंड पे नियंत्रण हमारा होगा। बहुत सारे छोटे छोटे देश जिनको धन की जरूरत थी, जो IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं ले पाते हैं, जिनको विकसित देश, जो अमीर देश है, वो पैसा नहीं देते, चीन ने ये टेक्निक चली, ये चाल चली कि उनको जाके पैसा दिया, और वो देश चीन के इस बहकावे में, चीन के इस डेट ट्रैप जिसको बोलते हैं, उसमें जाके फंस गए। श्रीलंका भी, ये ध्यान रखिए, उन्हीं देशों में से एक है। तो मैं इस जो आर्थिक परिस्थिति चीन में बनी है, 3 कारण मैंने बताए। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बेतहाशा करी गई, कुछ राजनीतिक तौर पर जो राजपक्षा सरकार है उसने शायद फाइनेंसेस को ठीक से हैंडल नहीं किया, हालांकि वहां भ्रष्टाचार वगैरह की भी बातें सुनने को मिलती हैं, पर जब तक कोई तथ्य वेरीफाई नहीं हो जाता हम उस पर अपनी मोहर नहीं लगाते, मैं उसको नहीं मानता हूं। पर चीन वाली बात जो है, ये तो निश्चित है, सारी दुनिया जानती है। तो चीन ने जो डेट ट्रैप में श्रीलंका को फंसा दिया, उसके परिणाम आज श्रीलंका भुगत रहा है, और बहुत जल्द ही ये लोन की किस्तें श्रीलंका के ऊपर ड्यू होने वाली है, मतलब उनको वापस करना है। श्रीलंका के पास वो पैसा नहीं है। ऐसे हालात में अब शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा जिस प्रकार किसी व्यक्ति का दिवालिया निकलता है, किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि देश का भी दिवालिया निकल सकता है। देश की आर्थिक परिस्थिति, हमने ये देखा, एक देश अफ्रीका में जिम्बाब्वे, अगर नाम सुना हो आपने, वहां की करेंसी इतनी हो गई कि लोग बोरे में पैसे भर के ले जाते थे और जेब में भर के सामान लाते थे। उसकी करेंसी में 1 लाख गुना, 10 लाख गुना इन्फ्लेशन हो गया। इसको दिवालिया निकलना कहते हैं। मैं समझता हूं श्रीलंका में अगर आर्थिक परिस्थिति जल्दी नहीं संभाली गई तो वहां पर भी दिवालिया निकलने की परिस्थिति बन सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां के जो जनमानस है, जो वहां के लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, सामान मिलना वहां पर दिक्कत हो जाएगा, जरूरी चीजों की कमी हो जाएगी, दाम इतने हो जाएंगे कि आपके पास जितना भी धन है शायद आप खाने पीने का या जरूरी सामान भी ना खरीद पाए, और इसके कारण गरीबी फैलेगी, अराजकता फैल सकती है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। इसके कारण देश से बहुत लोग भाग के भी जा सकते हैं। हमने सुना पीछे कि श्रीलंका से कुछ लोग तमिलनाडु में कोस्ट पर आ गए, वहां पर आर्थिक परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो देश को लोग छोड़ के जाने लगते हैं। हमने अभी देखा यूक्रेन में छोड़ के गए क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ गई, वहां पर मिसाइल से हमले, रॉकेट से हमले, लड़ाई छिड़ गई, इसलिए लोग भागे। और दूसरा कारण जो लोगों के भागने का होता है वो कमजोर अर्थव्यवस्था होता है, आर्थिक संकट होता है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के वहां से भागने का सिलसिला भी बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो सकता है अगर हालात को जल्द नहीं संभाला गया। और आम आदमी की परिस्थिति यहां तक हो गई है, उदाहरण अगर हम ले, हालांकि दिक्कतें तो वहां के लोगों को बहुत है, कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर स्कूलों के पास कागज खरीदने के, बच्चों को कागज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल के पास पेपर नहीं है। विदेश में एम्बेसीज बंद कर दी गई हैं क्योंकि एम्बेसी को मेंटेन करने के लिए श्रीलंका के पास ना तनख्वाहें हैं ना किराए हैं देने के लिए, तो एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। ये चंद उदाहरण हैं जो बता रहे हैं कि श्रीलंका का एक बार लंका का दहन हुआ था, हनुमान जी ने किया था बहुत साल पहले। मुझे लग रहा है यह स्वयं किया गया श्रीलंका का आर्थिक दहन है जिससे जल्दी ही उसको निजात पानी पड़े। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? IPL 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।